हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग मनी मार्केट के बारे में जानेंगे। मनी मार्केट क्या होता है, मनी मार्केट के क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कौन रेगुलेट करता है। ये वीडियो आपके आईबीपीएस पीओ एग्जाम्स के लिए, आरआरबी एग्जाम्स के लिए, नाबार्ड के लिए, एसबीआई के लिए, आरबीआई असिस्टेंट, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखता है। देखते हैं इसमें क्या क्या है आगे। सबसे पहले बात करें मनी मार्केट की। मनी मार्केट होता क्या है? मनी मार्केट एक फाइनेंशियल मार्केट है। इसे कौन रेगुलेट करता है? आरबीआई। दो तरह के हमारे मेजर फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। मार्केट्स और भी हैं, जैसे डेट मार्केट होता है, डेरिवेटिव मार्केट होता है, फॉरेक्स मार्केट होता है। बट अभी आईबीपीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट हम दो की बात करेंगे। इस वीडियो में हम मनी मार्केट डिस्कस करते हैं। व्हाट इज मनी मार्केट? मनी मार्केट एक फाइनेंशियल सेगमेंट है मार्केट का, ओके, जो कि शॉर्ट टर्म फंड्स के लिए होता है। शॉर्ट टर्म से हमारा मतलब होता है अप टू 1 ईयर। 1 साल तक के जो मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बोरोइंग्स के, वो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। इट ऑफर इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर हाईली लिक्विड, सेफ एंड लो रिस्क। लिक्विड है, सेफ है, लो रिस्क है, मतलब मेजर सेगमेंटेशन इसमें गवर्नमेंट का होता होगा तभी सेफ है, आरबीआई का होता होगा। बहुत ज़्यादा प्राइवेट ऑफर्स या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या फिर प्राइवेट इंस्ट्रूमेंट्स इसमें नहीं होते होंगे। अभी क्या होते हैं वो हमने डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आगे की स्लाइड्स में उसे डिस्कस करते हैं। पार्टिसिपेंट्स इनमें कौन कौन होते हैं? आरबीआई होता है, बैंक होते हैं, एनबीएफसीज होते हैं, पीडी से हमारा मतलब है प्राइमरी डीलर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं। It plays a central role in balancing short-term liquidity mismatches in the economy. इकोनॉमी में जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मिसमैचेस होती हैं, मिसमैच होती किसकी है? हो सकता है गवर्नमेंट को अचानक से पैसे की नीड पड़ रही है, हो सकता है किसी बैंक को अचानक से पैसे की नीड पड़ जाए, भगवान ना करे हो सकता है आरबीआई को पैसे की नीड पड़ जाए, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? तो उसके लिए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इट ऑपरेट्स प्राइमरली थ्रू होलसेल इंस्टीट्यूशनल लेवल ट्रांजैक्शन, नॉट रिटेल। बट अब क्या है, पिछले कुछ टाइम से इसमें रिटेल भी आ गया है। आरबीआई डायरेक्ट नाम का एक पोर्टल है, आरबीआई डायरेक्ट रिटेल, वहां से रिटेल कस्टमर्स भी मनी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेट करने लग गए हैं। की फंक्शंस ऑफ द मनी मार्केट। मनी मार्केट के क्या की फंक्शंस होते हैं? जो एफिशिएंट लिक्विडिटी मैनेजमेंट रहेगा बैंक्स के लिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए, क्योंकि अगर कभी भी अचानक से पैसे की जरूरत पड़ती है तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो मनी मार्केट के थ्रू पैसा ले सकते हैं। दूसरा, जो उनके पास सरप्लस पैसा है वो पैसा मनी मार्केट में लगा के उस पैसे से भी इंटरेस्ट अर्न किया जा सकता है। तो क्या हुआ? एंश्योर्स एफिशिएंट लिक्विडिटी मैनेजमेंट फॉर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म फॉर शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड लैंडिंग एट मार्केट डिटरमाइन इंटरेस्ट रेट। जैसा कि अभी हमने बताया, आपको पैसे की जरूरत है, आपसे यहाँ पे मतलब है बैंक्स का, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का। पैसे की जरूरत है, आप मार्केट से पैसा उठा लो। एक रात के लिए चाहिए, 10 दिन के लिए चाहिए, 15 दिन के लिए चाहिए, 25 दिन के लिए चाहिए, आप मार्केट से पैसा ले लोगे। आपके पास सरप्लस पैसा है, आप मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब छोटे लेवल पे आप उधारी कर सकते हो या उधार दे सकते हो, जिसपे आपको इंटरेस्ट मिलेगा। It helps RBI regulate credit flow through repo, reverse repo, SDF and MSF। ये सारी चीजें क्या होती हैं ये हम लोग अलग इंटरव्यू वीडियोस में देखेंगे। कुछ चीजें हमने इसके अंदर आरबीआई के वीडियो के अंदर हमने देखा भी होगा। ओके, तो आरबीआई क्रेडिट फ्लो इसके थ्रू रेगुलेट करता है। रेपो, रिवर्स रेपो, एसडीएफ, एमएसएफ, ये सब कुछ मनी मार्केट के अंदर काम करता है। इट फैसिलिटेट्स प्राइस डिस्कवरी फॉर शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स, कॉल मनी रेट, टी बिल यील्ड्स। तो उनका इंटरेस्ट रेट क्या होगा वो भी डिस्कवरी मार्केट फोर्सेस के थ्रू मनी मार्केट के अंदर होती है। इनेबल्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। जो हमारा पीएनडएसएस चल रहा है, पेमेंट सेटलमेंट सिस्टम, वो स्मूथली फंक्शन करता रहता है। अब इसमें क्या होता है, मनी मार्केट के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं? टी बिल्स होते हैं, ट्रेजरी बिल्स, सीएमबीज होते हैं, कैश मैनेजमेंट बिल्स, वेज एंड मीन एडवांसेस होते हैं, डब्ल्यूएमएस कहते हैं वेज एंड मीन एडवांसेस को हम लोग। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, कॉमर्शियल पेपर होता है, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी होते हैं। तो ये 6 तरह के इसमें मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग अपने वीडियो में पढ़ेंगे। एक एक करके इन्हें देखना शुरू करते हैं। ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं? तो ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को
अगर कभी अचानक से पैसा चाहिए होता है शॉर्ट टर्म के लिए, तो वो ट्रेजरी बिल्स के थ्रू परचेज करते हैं या फिर ट्रेजरी बिल्स के थ्रू देखते हैं। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू होगा ये। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले लेकर कब आई थी? 1917 में। 1917 में एमएसएस का पार्ट था ये। किसका? एमएसएस का, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम का। इन्वेस्टर्स कौन थे? ट्रेजरी बिल्स कोई भी खरीद सकता है एक्सेप्ट स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ट्रेजरी बिल्स नहीं खरीद सकती है। बाकी आपके मेरे जैसे लोग, कोई बैंक, ये सब लोग ट्रेजरी बिल्स को खरीद सकते हैं। डिनोमिनेशन, जो डिनोमिनेशन होगा ट्रेजरी बिल्स का, मिनिमम 25,000 का होगा। उसके बाद 25,000 का मल्टीपल होगा। 25,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 1,25,000, 5,50,000, जो भी है 25,000 के मल्टीपल में होगा। कोई स्पेसिफिक अमाउंट या लिमिट नहीं होगी इसकी कि कितने इशू करने हैं या कितने परचेज करने हैं। इसकी जो मैच्योरिटी पीरियड होती है वो 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। 365 नहीं है, लेस देन 1 ईयर है। ओके, इट इज लेस देन 1 ईयर, तो 364 डेज। तो मैच्योरिटी पीरियड इसका 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज। ये ट्रेजरी बिल्स का मैच्योरिटी पीरियड है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है ट्रेजरी बिल्स का, वो जीरो कूपन सिक्योरिटीज होती हैं। जीरो कूपन सिक्योरिटीज मतलब इसमें आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, 100 रुपए का ट्रेजरी बिल है तो वो आपको 95 रुपए का या 90 रुपए का या 92 रुपए का मिलेगा। और 91 डेज या 182 डेज जितनी भी उसकी मैच्योरिटी है, उसके बाद आपको उसका पूरा पैसा मिलेगा। कि जैसे 100 रुपए की चीज आपने 90 रुपए में ले ली और मैच्योरिटी पे आपको 100 रुपए पूरे मिल गए। इस तरह से आपको 10 रुपए का इसमें प्रॉफिट हो गया। ओके, जो ऑक्शन होता है इसका या जो इसकी अवेलेबिलिटी होती है वो आरबीआई करता है वीकली या बाई वीकली बेसिस पर। तो ट्रेजरी बिल्स का ऑक्शन कौन करता है? आरबीआई। इशू कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बोरोइंग किसकी है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। खरीदता कौन कौन है? बैंक्स खरीद सकते हैं, इंडिविजुअल्स खरीद सकते हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट नहीं खरीद सकती। मिनिमम अमाउंट कितना होगा? 25,000। मैक्सिमम अमाउंट, उसकी कोई लिमिट नहीं है, बट 25,000 के मल्टीपल में होगा। टेन्योर क्या होता है या मैच्योरिटी पीरियड क्या होता है? 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज। इतना सफिशिएंट है ट्रेजरी बिल्स के बारे में हमें जानना हमारे एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैश मैनेजमेंट बिल्स की। कैश मैनेजमेंट बिल्स क्या होते हैं? कैश मैनेजमेंट बिल्स अभी कुछ साल पहले सन 2011 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। 11 अगस्त 2011 में इंट्रोड्यूस किया गया। ये जो होती हैं ये शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती है जो कि टेम्पररी मिसमैच के लिए होती हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर टेम्पररी मिसमैच है बहुत शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए, उस केस के लिए कैश मैनेजमेंट बिल्स का यूज किया जाता है। इनका वेरिएबल और बहुत शॉर्ट मैच्योरिटीज होती हैं, यूजुअली 7 दिन, 14 दिन, 30 दिन। जो टी बिल्स थे, T1 का मिनिमम 91 डेज था। अगर हमें 91 डेज से कम के लिए चाहिए तो हम लोग CMBs पर जाएंगे जिसकी मैच्योरिटी कुछ इस तरह से होती है, डिपेंडिंग ऑन द नीड ऑफ द गवर्नमेंट। किसकी बात कर रहे हैं? सरकार की। कितने दिन की रिक्वायरमेंट है? अगर 91 डेज से कम की हम बात कर रहे हैं या फिर बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन की, 7 दिन की, 14 दिन की, 30 दिन की, इस तरह की ड्यूरेशन की हम बात कर रहे हैं, उस केस में कैश मैनेजमेंट बिल्स लिए जाते हैं। टी बिल्स की तरह यही डिस्काउंटेड वैल्यू पे मिलेंगे और आपको रिडीम इसकी फेस वैल्यू होगी। जीरो कूपन स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर भी। अगेन ये ऑक्शन करता है आरबीआई, बट रेगुलर बेसिस पर नहीं होता। जैसे टी बिल्स तो आपके वीकली बाई वीकली बेसिस पर हैं। कैश मैनेजमेंट बिल्स जब सरकार को नीड होगी, सरकार तब आरबीआई से बोलेगी कि मुझे 7 दिन के लिए पैसा चाहिए या 30 दिन के लिए पैसा चाहिए, तुम मेरे लिए कैश मैनेजमेंट बिल्स इशू कर दो। अदरवाइज CMBs का प्री डिफाइंड कैलेंडर नहीं होता है। Used as a liquidity management tool during the periods of unexpected expenditure or revenue shortfall for the government. गवर्नमेंट भी जैसे अपना बजट बनाती है, गवर्नमेंट को लगता है कि अचानक से कुछ खर्चा आ गया जो कि बजट में कवर नहीं हुआ, या फिर कोई रेवेन्यू का शॉर्टफॉल हो गया, गवर्नमेंट की जो एक्सपेक्टेशंस थी टैक्स कलेक्शन की वो उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई, तो गवर्नमेंट को अचानक से पैसा चाहिए, वो थोड़े से टाइम का पैसा CMBs के थ्रू मैनेज किया जाता है। ऐसे ही हमारा अगला टूल होता है या अगला इंस्ट्रूमेंट होता है वेज एंड मीन एडवांसेस, WMAs। WMAs भी आरबीआई एक कॉन्सेप्ट लेकर आया था। इसके अंदर क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है आरबीआई का सेंट्रल गवर्नमेंट से या फिर स्टेट गवर्नमेंट से। ओके, आरबीआई एक एग्रीमेंट करेगा सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से। यहाँ पे आरबीआई गवर्नमेंट को टेम्पररी क्रेडिट देगा। ये चीज है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 ऑफ आरबीआई एक्ट के अंदर। अभी तक पीछे जो हमने पढ़ा था कैश मैनेजमेंट बिल्स में या ट्रेजरी बिल्स में,
सरकार की सिक्योरिटीज मार्केट में बेची जा रही थी जिससे सरकार को पैसा मिल रहा था। वेज एंड मीन एडवांसेस के अंदर पैसा सरकार सिक्योरिटीज बेचकर नहीं कमा रही है, टेम्पररी क्रेडिट ले रही है आरबीआई से। आरबीआई क्योंकि सेक्शन 17(5) में गवर्नमेंट को देने के लिए तो बाध्य है, स्टेट गवर्नमेंट को अलग से एग्रीमेंट भी करना पड़ता है डब्ल्यूएमएस के लिए। डब्ल्यूएमएस पहले एडहॉक टी बिल सिस्टम चला करता था, अब वो एडहॉक टी बिल सिस्टम खत्म करके डब्ल्यूएमएस का कॉन्सेप्ट आया। ऑब्जेक्टिव क्या है? जो टाइम इंटरवल है बिटवीन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और रिसीट्स का, उसको उसको फुलफिल करना। सरकार के पास आज जरूरत है, आज सरकार को पैसा खर्च करना है, बट खर्च करने के लिए जो पैसे की एक्सपेक्टेशन थी वो 4 दिन बाद मिलेगी, तो सरकार आज कैसे खर्च करेगी? ठीक है, सरकार ने बोला कि ठीक है मैं 4 दिन के लिए आरबीआई से पैसा ले लेता हूँ, 4 दिन बाद आरबीआई को या 10 दिन बाद आरबीआई को वापस कर दिया जाएगा। 4 और 10 तो खैर मैं थोड़े ज्यादा छोटे बोल रहा हूँ, यूजुअली 90 डेज तक का इसका टेन्योर होता है। ये एक तरह का उधार है, लोन वैसा वाला नहीं है कि इस पे कुछ इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह करना है, मतलब करना होता है, उस तरह से नहीं करना होता जैसे गवर्नमेंट कोई लोन ले रही है। गवर्नमेंट सिर्फ एक टेम्पररी क्रेडिट लिया है आरबीआई से, गवर्नमेंट इसके बदले में कोई सिक्योरिटीज नहीं दे रही है, सिक्योरिटीज नहीं बेच रही है अपनी। ड्यूरेशन अभी हमने डिस्कस करा था, इनका टेन्योर 90 डेज तक का होता है। उसके बाद में अगर 90 डेज तक पैसा नहीं दिया सरकार ने, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उसके बाद में ये ऑटोमेटिकली एक ओवरड्राफ्ट की तरह कन्वर्ट हो जाएगा जिसके ऊपर इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा। डब्ल्यूएमएस पर भी कुछ माइन्यूट सा इंटरेस्ट देना पड़ता है, बट अगर ये ओडी बन जाएगा तो उसमें इंटरेस्ट और ज्यादा देना पड़ता है। दो तरह के डब्ल्यूएमएस होते हैं, एक नॉर्मल डब्ल्यूएमए होता है, एक स्पेशल डब्ल्यूएमए होता है। जो नॉर्मल डब्ल्यूएमए होता है ये फिक्स लिमिट में होता है जो कि आरबीआई डिफाइन करता है, अपना एनुअली आरबीआई करता है कि 6 महीने में कितना सरकार को डब्ल्यूएमए देना है, कितना नहीं देना है। और स्पेशल डब्ल्यूएमए होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए ही स्पेसिफिकली होता है, उनकी होल्डिंग या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बेसिस पर डिफाइन किया जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, स्टेट गवर्नमेंट को अगर ज्यादा पैसा चाहिए होगा तो वो स्पेशल डब्ल्यूएमए के थ्रू लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है 1989 में इनका कॉन्सेप्ट इंडिया में आया था। हमारे यहाँ पर इंडिया में 1989 में ये लोग लेकर आए थे, किस लिए? टू इनेबल द बैंकिंग सिस्टम टू मोबिलाइज बल्क डिपॉजिट फ्रॉम द मार्केट एट अ कॉम्पिटिटिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। बैंकों को मार्केट से पैसा उठाने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स का कॉन्सेप्ट आया था। कौन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करता है? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स इशू करते हैं, आरआरबीज नहीं करेंगे। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस करेंगे अपनी अम्ब्रेला लिमिट के अंदर, और सीआरआर एसएलआर एप्लीकेबल होगा इशू प्राइसेस पे अगर वो बैंक्स के थ्रू होगा। तो बैंक्स के थ्रू अगर वो मार्केट से पैसा उठाते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट लेते हैं, देते हैं, तो वो उनके एसेट्स का, सॉरी, वो उनकी लायबिलिटीज का पार्ट हो जाता है, उस पर सीआरआर एसएलआर चलेगा। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स होते हैं इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेशंस, कंपनीज, ट्रस्ट फंड्स, हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बैंक से खरीद सकते हैं। जो बैंक के सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स हैं उनकी ड्यूरेशन होती है 7 दिन से लेके 1 साल, 7 दिन से लेके 1 साल। बट जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करते हैं उनकी ड्यूरेशन होती है 1 साल से 3 साल। जैसे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, नाबार्ड होता है, सिडबी होता है, एग्जिम बैंक होता है, ये AIFIs हैं, ऑल इंडिया फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। ये अगर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू करेंगे तो इन्हें 1 साल से 3 साल का टेन्योर देना पड़ेगा। बट अगर रेगुलर कोई बैंक हमारा सीडीज इशू करेगा उसे 7 दिन से 1 साल तक का टेन्योर होता है। मिनिमम 1 लाख रुपए इसका अमाउंट होगा, और 1 लाख के मल्टीपल में कितना भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स में फिक्स इंटरेस्ट होता है, आपको इंटरेस्ट बता दिया जाएगा कि इतना इंटरेस्ट मिलेगा, यूजुअली एफडीज के कंपैरेटिवली ज्यादा होता है, बट इसमें कोई प्री मैच्योर विड्रॉल अलाउड नहीं होता। आपका अगर 1 साल के लिए पैसा बुक हुआ है, वो लॉक हुआ, तो 1 साल बाद ही वो पैसा आपको मिलेगा। अच्छा, जैसे एफडीज कराते हैं तो एफडी के अगेंस्ट आपको लोन मिल जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के अगेंस्ट लोन नहीं मिलता है। ये आपको डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में मिलता है। 30 जून 2002 के बाद से हमने डीमैट पे फोकस करना शुरू करा था, तो ये आपका फिजिकल सर्टिफिकेट ना होके डीमैटेरियलाइजेशन या डीमैट फॉर्म में इशू होगा आपको। सेकेंडरी मार्केट में आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। जब सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडेबल है तो उसका मतलब है कि लिक्विडिटी फैसिलिटीज भी इसमें इंप्रूव हो गई। आप इस पे लोन नहीं ले सकते हो, बट आप इसे सेकेंडरी मार्केट में बेच सकते हो। यह है आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। अगली जो हमारी चीज आती है इसके अंदर, या अगला इंस्ट्रूमेंट आता है कॉमर्शियल पेपर। कॉमर्शियल पेपर नाम से हमें पता चल रहा है कॉमर्शियल, मतलब हम कुछ कंपनीज की बात कर रहे होंगे इसके अंदर।
कॉमर्शियल पेपर या शॉर्ट में हम इन्हें सीपी बोलेंगे, 1990 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये अनसिक्योर्ड होता है। अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म प्रॉमिसरी नोट इशूड बाय कॉर्पोरेट एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अनसिक्योर्ड है मतलब इसके ऊपर कोई सरकार की बैकिंग नहीं है, कोई ये बैंक के थ्रू नहीं हो रहा है। ये कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, एनबीएफसीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कि कॉमर्शियल पेपर को लॉन्च करते हैं या मार्केट में फ्लोट करते हैं। जो हाईली रेटेड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो बैंक से शॉर्ट टर्म लोन लेती हैं कॉमर्शियल पेपर के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए रिलायंस ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप को लोन लेना है, तो वो इतनी अच्छी रेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी इतनी अच्छी ब्रांड वैल्यू है कि उसे अगर बैंक से 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ रुपए लेने हो तो वो बैंक को लिख कर दे देगा कि ठीक है जी, मैं आपको ये कॉमर्शियल पेपर दे रहा हूँ, आप मेरे को इतने रुपए दे दो। तो ये चीज़ वैलिड होती है। इसके लिए कौन सी कंपनीज हैं वो ऑडिट में हम लोग इसका अलग देखेंगे, क्या इसके बारे में डिटेल्स है। इशूइंग एंड पेइंग एजेंट कौन होते हैं? शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक ही पे करेंगे और वही कंपनीज के बिहाफ पे इशू करेंगे। एबीसीपी इसके अंदर एक टर्म होती है, वो होता है एसेट बैक कॉमर्शियल पेपर। एसेट बैक कॉमर्शियल पेपर, इसे हम लोग याद रखेंगे। एबीसीपी एसेट बैक कॉमर्शियल पेपर होता है। मैच्योरिटी इसकी 7 दिन की होती है और मैक्सिमम 1 ईयर। 7 दिन से 1 साल तक के लिए अगर इन कॉर्पोरेट्स को या एनबीएफसीज को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को टेम्पररी रिक्वायरमेंट है पैसे की, तो वो कॉमर्शियल पेपर लॉन्च करके पैसा लिया जा सकता है। ओके, मिनिमम अमाउंट 5 लाख रुपए होता है या फिर 5 लाख के मल्टीपल्स में जाएगा। और ये भी जीरो कूपन सिक्योरिटी होती है, मतलब इसे इशू किया जाता है डिस्काउंट पर और रिडीम किया जाता है फेस वैल्यू पर। वही चीज़ है कि आपकी 5 लाख रुपए का है तो आपको 4.5 लाख रुपए का मिल जाएगा, और आप जब इसको रिडीम करोगे तो आपको 5 लाख रुपए पूरे मिल जाएंगे। ये अमाउंट एग्जाम्पल के तौर पे बताया है, एग्जैक्ट अमाउंट 4.5 नहीं होता है। डिपेंडिंग ऑन द पेपर एंड टेन्योर ये अमाउंट वेरी करते हैं। हु कैन इशू कॉमर्शियल पेपर? अब देखते हैं कॉमर्शियल पेपर कौन कौन इशू कर सकता है। कॉर्पोरेट्स जिनकी मिनिमम क्रेडिट रेटिंग A3 या इक्विवेलेंट हो, वो कॉर्पोरेट कंपनीज जिनकी मिनिमम क्रेडिट रेटिंग A3 या इक्विवेलेंट हो, वो लोग कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। पीडीज जो प्राइमरी डीलर्स होते हैं वो कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जिनकी एडुकेट क्रेडिट वर्दीनेस है वो कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकती हैं। कुछ बड़ी पीएसयू कंपनीज या जो हाई नेटवर्थ वाले कॉर्पोरेट ग्रुप्स है वो भी कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं। आरबीआई ने स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी नॉर्म्स रखे हैं बेस्ड ऑन ऑडिटेड फाइनेंशियल्स एंड नेटवर्थ, कि आपके ऑडिटेड फाइनेंशियल्स क्या हैं जिसमें आपको प्रॉफिट पता चल रहा है, आपकी कंपनी की नेटवर्थ कितनी है। इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आप कॉमर्शियल पेपर इशू कर सकते हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि पूरा मनी मार्केट सेगमेंट आरबीआई रेगुलेट करता है, आरबीआई ही उनके नॉर्म्स बनाता है। आगे देखते हैं कंडीशन टू इश्यू कॉमर्शियल पेपर, इसमें आरबीआई की गाइडलाइंस क्या बोलती हैं। इशूइंग कंपनी की जो टेंजिबल नेटवर्थ होनी चाहिए वो कम से कम 4 करोड़ रुपए होनी चाहिए। टेंजिबल मतलब 4 करोड़ रुपए उसके पास या उसका सामान होना चाहिए। कंपनी बोले कि जी मेरे पास सिक्योरिटीज रखी हैं जो 2 साल बाद मैच्योर होंगी, तो नहीं, वो टेंजिबल नहीं है अभी ना, वो तो 2 साल बाद पैसा आएगा। अभी एज ऑन डेट उसकी मार्केट वैल्यू क्या है वो देखी जाएगी। तो टेंजिबल नेटवर्थ 4 करोड़ रुपए होनी चाहिए। बोरोअर के पास मस्ट हैव सैंक्शनड वर्किंग कैपिटल लिमिट्स फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। बोरोअर के पास ऑलरेडी कोई सैंक्शन वर्किंग कैपिटल लिमिट्स होनी चाहिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू। मिनिमम क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए सेबी की रजिस्टर्ड रेटिंग एजेंसी से। मिनिमम क्रेडिट रेटिंग फ्रॉम सेबी रजिस्टर्ड रेटिंग एजेंसीज कौन सी थी? A3। इसमें A3 क्रेडिट वर्दीनेस इसकी होनी चाहिए। बैंकर्स मस्ट प्रोवाइड अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बिफोर इशुएंस। जो बैंक होगा वो एक एनओसी देगा किसी भी कॉर्पोरेट के बिहाफ पे, अगर उसे कॉमर्शियल पेपर इशू करना है तो बैंक से एनओसी लेना होगा। कंपनीज मस्ट एंश्योर दैट कॉमर्शियल पेपर इज इशूड विद इन देयर ओवरऑल बोरोइंग लिमिट। तो उनकी ओवरऑल जो बोरोइंग लिमिट होगी उसके अंदर ही उन्हें कॉमर्शियल पेपर इशू करना होगा। ऐसा नहीं है कि ये कितना भी कर दे। अब फॉर एग्जांपल अगर किसी कंपनी को 10 करोड़ की लिमिट मिली हुई है तो उस 10 करोड़ की लिमिट में वो से फॉर एग्जांपल उसने 5 करोड़ ऑलरेडी लिया हुआ है, अब उसमें 5 करोड़ की ही सैंक्शन लिमिट बची हुई है, तो वो इस 5 करोड़ से ज्यादा का कॉमर्शियल पेपर लॉन्च नहीं कर सकता। और अगर उसे ऐसा लगता है कि 5 करोड़ लिमिट एग्जॉस्ट करने के बाद ऑलरेडी उसे 1 करोड़ रुपए और चाहिए, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो 1 करोड़ रुपए वहां से भी एग्जॉस्ट कर दे और फिर 5 करोड़ एक्स्ट्रा इसमें करके अपनी ओवरऑल लिमिट 11 करोड़ कर दे। नहीं, जो उनकी ओवरऑल बोरोइंग लिमिट है किसी भी कंपनी की, उसके हिसाब से ही वो कॉमर्शियल पेपर लॉन्च कर सकता है। Commercial papers cannot be used for real estate, equity investment and long-term capital expenditure.
रियल एस्टेट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर में कॉमर्शियल पेपर्स को यूज नहीं किया जा सकता। सो कॉमर्शियल पेपर में यही था। अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं। थोड़ा सा इसमें एनिमेशन बिगड़ गया है, सॉरी, मैं पूरी पीपीटी एक साथ लगा देता हूँ। ओके, कॉल मनी, नोटिस मनी और टर्म मनी। इसको अगर हम लोग देखते हैं तो तीन टर्म है हमारे पास, कॉल, नोटिस, टर्म। जब एक बैंक को दूसरे बैंक से पैसा चाहिए होता है, अगर टेम्पररी लिक्विडिटी के लिए एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा लेता है, उसमें ये तीनों टर्म्स आती हैं। अगर रात रात के लिए पैसा चाहिए, ओवरनाइट फंड्स, उस केस में कॉल मनी होता है ओवरनाइट फंड्स के लिए। अगर 2 से 14 दिन के लिए पैसा चाहिए, नोटिस मनी होता है। 15 दिन से 1 साल के लिए अगर चाहिए, उस केस में टर्म मनी होता है। ओके, बैंक्स इसको यूजुअली क्यों यूज करते हैं? टू बैलेंस देयर डेली लिक्विडिटी गैप्स। डेली जो बैंक की लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट होती है, वो कॉल मनी, नोटिस मनी या टर्म मनी के थ्रू बैंक्स अपने फुलफिल करते हैं। जो कॉल मनी रेट होता है, ये बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी का भी एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। अब इस चीज को थोड़ा समझते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग। कॉल मनी मार्केट में कैसे होता है? आज एक बैंक है, मान लीजिए हमारे पास 3 बैंकों के मैं नाम लेता हूं, एक पंजाब नेशनल बैंक है, एक स्टेट बैंक है, एक बैंक ऑफ बड़ौदा है। सिर्फ फॉर एग्जांपल हम लोग ये बात कर रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास कुछ एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, पंजाब नेशनल बैंक के पास भी एक्स्ट्रा लिक्विडिटी है, बैंक ऑफ बड़ौदा को मान लेते हैं कि लिक्विडिटी चाहिए। लिक्विडिटी से यहाँ पे हमारा मतलब होता है पैसा। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा को भी कुछ पैसा चाहिए, पंजाब नेशनल बैंक और एसबीआई पैसा देने के लिए रेडी है। अब मान लो बैंक ऑफ बड़ौदा को चाहिए 10 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक दे रहा है, 8 करोड़ रुपए स्टेट बैंक दे रहा है। अब यहाँ पे जो डिमांड और सप्लाई है, डिमांड और सप्लाई कितनी है? डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है। इस केस में रेट्स कंपैरेटिवली कम होंगे। या फिर मान लेते हैं दोनों ही बैंक 10-10 करोड़ रुपए देने के लिए राजी हैं, और अगर एक ही बैंक 10 करोड़ रुपए देने के लिए राजी होगा, बाकी दोनों बैंकों को रिक्वायरमेंट होगी 10-10 करोड़ की, तो वहां पे डिमांड कम है, सॉरी डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। उस केस में कॉल मनी के रेट बढ़ जाएंगे। तो मार्केट में बैंकिंग सिस्टम में एक्सेस लिक्विडिटी कितनी है या कितनी लिक्विडिटी है, इस तरह से कॉल मनी का रेट कितना जा रहा है, रेट कम हो रहा है या रेट ज्यादा जाता जा रहा है, कॉल मनी रेट से बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई किया जाता है। सिर्फ बैंक्स और प्राइमरी डीलर ही इसके परमिटेड पार्टिसिपेंट्स हैं। बाकी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी कॉल मनी, नोटिस मनी या टर्म मनी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकती है। इट इज हाईली सेंसिटिव टू आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस। मॉनेटरी पॉलिसी एक्शंस के लिए भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, क्योंकि इससे आरबीआई को लिक्विडिटी का पता चलता है, बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी कितनी है वो कॉल मनी के रेट से पता चलता है। जो कॉल मनी रेट होता है, विच इज द इंटरेस्ट रेट फॉर ओवरनाइट फंड, एक्ट एज अ रियल टाइम इंडिकेटर। अगर लिक्विडिटी टाइट है, जो भी हमने एग्जांपल से समझा था, तो कॉल मनी का रेट बढ़ जाएगा। अगर लिक्विडिटी सरप्लस है, तो कॉल मनी का रेट कम होता चला जाएगा। ये था हमारा कॉल मनी, नोटिस मनी, टर्म मनी। नोटिस मनी और टर्म मनी सिंपल हमारे लिक्विडिटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं। बैंक इंटर बैंकिंग अपनी बोरोइंग करते हैं। नोटिस मनी 2 से 14 दिन की बोरोइंग के लिए होता है, टर्म मनी 15 दिन से 1 साल तक की बोरोइंग के लिए होता है। कॉल मनी सिर्फ ओवरनाइट के लिए होता है, और क्योंकि ये बैंकिंग सिस्टम की लिक्विडिटी को बताता है, इस वजह से ये हमारे इंटरव्यूज के लिए, डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए, आरबीआई के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है। आई होप इस वीडियो से आपको मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सब कुछ समझ आया हो। कोई डाउट हो, आप लोग मेरे से टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, आप लोग यूट्यूब पे मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पीडीएफ मैं इसकी टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच।